welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, in today's video we are going to discuss what layoff is. Basically तीन terms use होती हैं, layoff, termination and retrenchment. बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इन टर्म्स के बीच का डिफरेंस नहीं पता है. सो मैं हर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ. तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली ले ऑफ पे होने वाली है एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग ले ऑफ के लिए कौन कौन से रूल्स बनाए गए हैं. सो वील बी डिस्कसिंग दैट इन दिस वीडियो. आई पर्सनली फील कि हर एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉय राइट्स पता होने चाहिए. So if you are also interested and you are also doing job, then this video is specifically for you. Please watch till the end. And मैं इसकी सीरीज लेके आने वाली हूँ that firstly it's going to be on layoff, then retrenchment and then termination. So without wasting any time, let's get started. So guys, कोई भी employer क्या किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी निकाल सकता है. इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग कि ले ऑफ करते टाइम एम्प्लॉयज़ को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्या उनको उस टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए, अगर मिलनी चाहिए तो कितनी सैलरी मिलनी चाहिए. सो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट. एंड गाइज इस वीडियो में आई विल बी रिपीटेडली यूजिंग द टर्म वर्कमैन इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम जो एम्प्लॉय टर्म है वो नहीं यूज करते, रेदर वी यूज द टर्म वर्कमैन. बट देयर आर सम एग्जाम्पशंस रिलेटेड टू इट. आर्मी एंड नेवी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इस टर्म से एग्जाम्प्ट किया गया है, पुलिसमैन को इस टर्म से एग्जाम्प्ट किया गया है, मैनेजर्स और एडमिन्स, द पीपल हु हैंडल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों को भी इस वर्कमैन की टर्म से एग्जाम्प्ट किया गया है. एंड द सुपरवाइजर हुज वेजेस आर, हुज सैलरीज आर मोर देन 10,000 रुपीज, उनको भी, उनके लिए भी हम टर्म वर्कमैन नहीं यूज करते हैं. इस बात पे बहुत डिबेट ऑलरेडी हो चुकी है. आईटी कंपनीज में आजकल ये कल्चर काफ़ी चल रहा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर को मैनेजर की पोजीशन दे दी जाती है या टीम लीड की पोजीशन दे दी जाती है, बट जो उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो मैनेजर की नहीं होती हैं. तो अब हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया है, ये रूल बनाया है स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज के लिए कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को मैनेजर की डेजिग्नेशन दी गई है बट उसकी जॉब जो है, उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैनेजर की अगर ना हुई एंड ही इज़ नॉट हैंडलिंग अराउंड 7 to 10 पीपल, वो उन लोगों की टीम को ना हैंडल कर रहा हुआ, तो उसे मैनेजर नहीं कंसीडर किया जाएगा, रेदर उसे वर्कमैन की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा. व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ और सिर्फ उसकी डेजिग्नेशन के हिसाब से वर्कमैन की कैटेगरी से ना तो एग्जाम्प्ट किया जाएगा, ना उसमें इंक्लूड किया जाएगा. स्पेसिफिकली उस एम्प्लॉय की जो जॉब प्रोफाइल है, उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको ध्यान से देखा जाएगा. सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में ले ऑफ एंड टर्मिनेशन इन दोनों टर्म्स के बारे में डिस्कस करूंगी. एंड बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो इन दोनों टर्म्स को, दैट इज ले ऑफ एंड टर्मिनेशन, इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो सबसे पहले हम ले ऑफ डिस्कस करते हैं. सपोज अगर किसी एम्प्लॉय का नाम कंपनी की बुक्स में हो, कंपनी के रजिस्टर में हो, कंपनी के रिकॉर्ड्स में हो, एंड कंपनी उस एम्प्लॉय को बोले कि मैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस कंपनी के लिए क्रिएट हो जाते हैं कि वो उस एम्प्लॉय को कुछ नया काम नहीं दे पा रहे हैं, एंड कंपनी उस एम्प्लॉय को बोले कि ड्यू टू XYZ सर्कमस्टांसेस हम आपको नया काम नहीं असाइन कर सकते हैं, तो उस केस में एम्प्लॉय को ले ऑफ किया जाएगा, ना कि उसे टर्मिनेट किया जाएगा. कंपनी उस एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाल रही है, उस कंपनी ने एम्प्लॉय को फायर नहीं किया है, रेदर उस एम्प्लॉय को ये बोला है ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस वो उसे नया काम नहीं असाइन कर पा रही है. अब ले ऑफ के क्या कारण हो सकते हैं. सपोज एक शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है एंड उस शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पीछे से लेदर की सप्लाई नहीं हो रही है, तो वो अपने वर्कर्स को कैसे कोई काम असाइन करे. तो उस केस में वो अपने जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ले ऑफ कर देगी. या फिर हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है एंड अगर उन्हें नए प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं किसी भी क्लाइंट से, तो वो कैसे अपने डेवलपर्स को या टेस्टर्स को कैसे कोई काम देगी, कैसे कोई प्रोजेक्ट असाइन करेगी. या फिर काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कंपनीज किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देती हैं. फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे काफ़ी कंपनीज ऑपरेट नहीं कर पाई थी, तो ऐसे टाइम पे कंपनी अपनी एम्प्लॉय को बोलती हैं कि हम आपको कुछ देर के लिए नया काम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए फॉर दिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड हम आपको ले ऑफ कर रहे हैं. लेकिन ले ऑफ करने के भी बहुत से रूल्स हैं.
अब जानते हैं उन रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि ले ऑफ आपका जस्टिफाइड होना चाहिए। इसमें दो वर्ड्स आते हैं, फर्स्ट वन इज बोनाफाइड एंड सेकेंड वन इज मालाफाइड। Bonafide means in good faith and malafide means in bad faith, in bad intention. सबसे पहले तो जो ले ऑफ होना चाहिए it should be bonafide and justified. कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती कि अगर उनको लगे कि उनका लीन सीजन है एंड उनके पास काम नहीं है तो वो कुछ एम्प्लॉयज को उस सीजन के टाइम पे ले ऑफ कर दें। कंपनी के पास अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने के लिए जो रीज़न होना चाहिए इट शुड बी जस्टिफाइड, इट शुड बी बोनाफाइड। अगर कोई एम्प्लॉय कोर्ट में केस कर देता है तो कंपनीज के पास ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि वो कोर्ट में उसे जस्टिफाई कर सके। सेकेंडली, मस्टर रोल मस्ट बी मेंटेन्ड। थर्डली, एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इन्फॉर्म। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लूप में नहीं रख सकती है। कंपनी को एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि कब से वापस कंपनी खुलेगी, कब से वापस वो इन ऑपरेशन आएगी, या अगर कंपनीज को कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा वापस इन ऑपरेशन आने में तो कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो अपने घर जा सकते हैं इन केस की एम्प्लॉयज़ इन केस एम्प्लॉयज़ डिफरेंट सिटीज़ से ऑपरेट कर रहे हैं। या फिर अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ को 1 या 2 दिन के लिए ले ऑफ कर रही है तो उस केस में उन्हें एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो दिन में एक बार कंपनी विजिट कर जाएं एंड अपनी अटेंडेंस मार्क कर जाएं सो दैट उनका कंपनसेशन उन्हें मिल जाए। इन केस ले ऑफ बहुत लंबा चला जाता है एंड एम्प्लॉय अपने घर चला जाता है तो उस केस में कंपनी को एम्प्लॉय को एटलीस्ट 3 वीक्स का टाइम देना पड़ेगा घर से वापस आने के लिए। अब बात करते हैं कि ले ऑफ के टाइम पर कितना कंपनसेशन मिलता है। ले ऑफ के टाइम पे 50% मिनिमम ऑफ बेसिक अलाउंस प्लस डीएनएस अलाउंस कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा। सपोज अब ये ले ऑफ 150 डेज के लिए चलता है तो कंपनी को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 45 डेज के लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये कहता है कि ले ऑफ के टाइम पीरियड में ओनली फॉर द इनिशियल 45 डेज कंपनसेशन देना मैंडेटरी है। उसके बाद कंपनी की विश है कि वो कंपनसेशन देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। अब लास्ट रूल ये कहता है कि सपोज कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है एंड ले ऑफ काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए चलता है एंड उसके बाद भी कंपनी के पास अपने एम्प्लॉयज को काम देने के लिए कोई काम नहीं है तो उस केस में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज को डिसैमिनेट कर सकती है। मतलब उन्हें उस केस में उनकी सर्विसेज को रोक सकती है एंड उन्हें बोल सकती है कि आप कोई नई जॉब देख लो। ले ऑफ कॉम्पनसेशन को सेट ऑफ कर सकती है अगेंस्ट रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या होता है। सपोज कंपनी ने ले ऑफ टाइम पीरियड के दौरान एम्प्लॉय को 30,000 एज कंपनसेशन दिया एंड एम्प्लॉय की सर्विसेज को नलीफाई करते टाइम कंपनी को 1 लाख एज कंपनसेशन अमाउंट एम्प्लॉय को देना है। अब कंपनी उस केस में 70,000 एम्प्लॉय को कंपनसेशन देगी क्योंकि 30,000 वो पहले ही कंपनसेशन दे चुकी है ड्यूरिंग द ले ऑफ टाइम पीरियड। ऐसे कंपनी ले ऑफ कंपनसेशन को सेट ऑफ कर सकती है अगेंस्ट रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। आई होप आपको ले ऑफ की टर्म क्लियर हो गई हो कि एग्जैक्टली ले ऑफ का मतलब क्या होता है एंड उससे रिलेटेड सभी रूल्स एंड रेगुलेशन भी। I hope ये वीडियो आपके लिए informative रही हो and soon I'll be bringing another video on retrenchment and termination. So do keep watching these videos. If you like my video, please subscribe to my channel, hit the bell button for more such notifications and do press the like button. Till then, bye bye, take care.